हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू हेवेंस ट्यूटोरियल। तो एक किसी ने सजेस्ट किया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 का वीडियो बना दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आने में थोड़ा देर लगेगा। और शुरू करने से पहले इस पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ ऐड कोशिश करो कि ऐड को स्किप ना करो और लाइक कर देना। इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लास 9 सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री बुक से। इंट्रोडक्शन क्या है? एटम क्या होता है? बेसिकली एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, तो डेमोक्राइटिस ने ये बोला था कि हर एक जो मैटर है उसमें सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं, बट ये नहीं बताया कि कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया। फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में कई सारी थ्योरीज दी, प्रेडिक्शंस की। फिर जॉन डाल्टन मेन जो हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और ये भी कहा कि एटम्स को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही साथ कि एटम्स सिमिलर एलिमेंट के एक जैसे ही होते हैं एंड वाइस वर्सा। और ये सारी चीज़ें गलत साबित हो गई। दीज पॉइंट्स आर द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो रियलिटी क्या आई कि एटॉमिक थ्योरी के जो हम कह सकते हैं क्या गलत चीज़ें बताई गई थी, वो ये है कि एटम्स सब यूनिट से बने रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो हम ये नहीं कि हम ये जो कहना होगा कि ये एटम्स इनडिविजिबल हैं, वो गलत होगा। दूसरी चीज़, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिसके सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। बेसिकली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। सिमिलर एक ही एटम का कहा जा रहा है। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट दे आर अलाइक ईच अदर, बट ऐसा नहीं निकला इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, सो हम ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है तो हम इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये है क्या भला? तो पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन। बेसिकली एकदम सीधे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, पहले कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुए थे। कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रेज है, जिनको जो विलियम क्रूक्स हैं उन्होंने कैथोड रेज को पढ़ा था। ठीक है, उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए थे, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन, और वायर जोड़ दी थी करंट फ्लो करने के लिए। तो जब करंट पास कराया गया तो पता चला कि कैथोड रेज से स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पता चला, ये एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक्स ने। जे थॉमसन ने जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक उनको स्टडी किया था, और तब पता चला कि वो उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? पहली बात, आप इमेज में देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं, जा रहे हैं मतलब, और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मोशन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये 2 पॉइंट्स हो गए। एंड तीसरा पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको बाद में कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्पेलिंग गलत हो गई है तो प्लीज़ इसको एक्सक्यूज दैट। ठीक है, तो मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर 9, फॉर 10, 11, 12, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में भी कई बार अनचुक के आ जाता है, इसलिए। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। वाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कैथोड रेज क्यों ट्रैवल कर रहे थे एनोड की तरफ? बिकॉज the negatively charged particle they were attracted to the positive one. तो protons they were positive one which were discovered by गोल्डस्टीन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड रेज है, एनोड रेज को प्रोटॉन्स नाम दे दिया गया है।
अगेन मास एंड चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना और ध्यान रखना केजी और ग्राम का। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था। उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम के पास कराए थे गोल्ड फॉयल से। तो जब पास कराने पर उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एकदम सीधे एटम के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसे थे कि जो हल्का सा स्लाइटली 180 डिग्री या उससे कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे कि वो एकदम 360 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोस्टली जो सीधे चले गए थे, स्ट्रेट लाइन में चले गए थे, इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स मोस्टली एम्प्टी है, खाली है एकदम। ज़्यादातर उसका एटम में जो स्पेस है वो खाली है। कुछ हल्का सा स्लाइटली टर्न हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, मतलब वो किसी एक मास को टच करके निकल गए हैं पॉजिटिव, और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, नहीं तो वो सी। तो अल्फा पार्टिकल्स, अब आप ही सोचो, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से मिलेगा तो अलग नहीं चला जाएगा, रिपल्शन नहीं होगा, तो इसलिए स्लाइटली वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, और बहुत ही कम 360 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, मतलब वो किसी एक मास को छू कर टर्न हो गए हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया। तो इससे पता चला कि बीच में एटम के सेंटर में एक मास होता है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड? रदरफोर्ड क्यों फेल हो गए? उनका इतना उतना नाम नहीं है जितना बाकी सबका है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी। सी, यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा है, एनी चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वुड गिव आउट एनर्जी एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इट विल लूज एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो दोनों में थोड़ा अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, हो सकता है दोनों कोलैप्स हो जाए। तो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहा था रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, कैसे अपने ऑर्बिट्स पे ही बैठे हुए हैं, उदक कुदक क्यों नहीं रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, फिर आए हमारे बोहर दादा का करिश्मा। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसका फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होता है, which is denoted as n. n means number of shells. फर्स्ट शेल k शेल होता है, सेकंड शेल l शेल होता है, ऐसे k शेल l शेल m शेल n शेल ऐसे चला जाता है। और ये भी बताया है कि जब तक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तब तक वो ना ही गेन करेंगे एनर्जी ना ही लूज करेंगे। तो ये था करिश्मा, मतलब बहुत दादा का करिश्मा, करिश्मा कपूर नहीं कह रही मैं। सो दिस वाज हाउ बहुत दादा ने पोजीशन और स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। अब आता है न्यूट्रॉन्स कहाँ गया? भैया प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो हमने फाइंड कर लिया, न्यूट्रॉन्स कहाँ है? न्यूट्रॉन्स तब फाइंड हुआ जब जेम्स चैडविक ने न्यूक्लियस का कह सकते हैं मास निकाला। क्या कह सकते हैं, मास निकाला जब उन्होंने, तुमको पता चला कि ये तो प्रोटॉन से भी ज़्यादा मास है, मतलब कोई एक ऐसा पार्टिकल है न्यूक्लियस में जिसका चार्ज है ही नहीं, नेग्लिजिबल है चार्ज, लेकिन मास है उसका प्रोटॉन के इक्वल। तो हमें पता चला कि न्यूट्रॉन है। अब ये कह सकते हैं एक ज़रा सा कोइंसिडेंट था कि न्यूट्रॉन्स पता चल गए। अगर उन्होंने जेम्स चैडविक ने न्यूक्लियस के मास नहीं निकाला होता तो हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में बहुत देर में पता चलता। ये नहीं करते तो कोई और कर ले। अच्छा, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चार्ज के लिए, मास के लिए। मास याद कर लो, चार्ज याद कर लो। चार्ज ऐसे ना मत याद करना कि -1 +1, जो वैल्यू दी गई है आपकी बुक में वो याद कर लेना, ये टेबल सही नहीं है उतना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जो आपको आई थिंक पता होगी। 7th या 8th में तो पढ़ा होगा एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम को इस तरीके से समझ सकते हो कि बायोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडीज में सेल होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग।
सेल के अंदर जो मेन चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो है न्यूक्लियस, ठीक है ना। वैसे ही एटम है, एटम जो सेल हो गया, और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस, दैट विल बी द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, इतने तो समझदार हो ही। फिर आते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मास नंबर, मास नंबर बेसिकली जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर है और न्यूट्रॉन्स का नंबर है टोटल, उसको मास नंबर कहते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप मैंने बताया था कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कुछ भी है लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट में पहला एक मास, 1 मास यूनिट है प्रोटियम, सेकंड में 2 मास है, ट्रिटियम में थर्ड वाले में 3 मास है। अब फर्क क्या पड़ता है कि एटम एटॉमिक नंबर सेम हो या मास नंबर सेम हो? फर्क पड़ता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगी आगे, फिकर नॉट। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और एटॉमिक मास डिफरेंट है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, सिंपल। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ये समझ लो कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 8, फोर्थ में 8, ऐसे ऐसे चलता जाता है। मतलब सब में 8 नहीं होते, बढ़ते जाते हैं, बट अभी फोर्थ शेल तक देख लो, इतना ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल है Z इज इक्वल टू 11, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 11 है, पहले शेल में कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कितना बचा? 9 बचा। सेकेंड शेल में कितने आएंगे? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो ऑटोमोस्ट शेल में चला जाएगा, एक ऐसे लिख दिया। अब जैसे कैल्शियम है 20 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 288 2। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अगर आपको पूछा जाए न्यूमेरिकल्स में कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, आपको मास नंबर दिया और एटॉमिक नंबर दिया है, तो कैसे निकालोगे? सी, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली फॉर प्रोटॉन्स एज वेल, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर 3 आए तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस विल बी 3। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स के लिए एकदम एटॉमिक नंबर सबके लिए नहीं हो पाएगा, मास नंबर की ज़रूरत होगी। हमने पढ़ा था पहले कि मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन का मास निकालना तो एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, सिंपल। इस तरीके से आपको न्यूट्रॉन निकल आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट थिंग इस पार्ट में, नोबल गैसेस क्या होते हैं। नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मेनली नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है और ये ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे नोबल गैसेस हैं, ग्रुप 18 में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या है? मतलब इनको ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है ना ही लूज करने की ज़रूरत है। अब आता है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल पे आते पहले। देखो DI DU, जहाँ पे भी DU होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो 2 डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे तो जिस एलिमेंट्स में मैक्सिमम क्या, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो ना, तो मतलब स्टेबलाइज है वो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हीलियम स्टेबलाइज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में।
ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो स्टेबलाइज है, ठीक है। और ये दोनों जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली नोबल गैसेस पे आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबलाइज करने के लिए एलिमेंट्स दे फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है ना। सोडियम है, अब जैसे सोडियम है Na में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो किसी से के साथ कंपाउंड्स बना लेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसलिए एक एग्जांपल है इसका सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड के बारे में, और थोड़ा वीडियो लेट में आएगा, मैं बता दूं पहले से। जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ठीक है ना, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत देर लगती है। सो थैंक यू सो मच for watching and for the explanation of such topics, comment down to topic or suggestions। और अगर आपको ये वाली क्वालिटी वीडियो की पसंद आई हो, इस तरीके से अगर आप चाहते हो पीपीटी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है, मैं बार बार बोल बहुत मेहनत लगी है यार इसमें। और प्लीज़ अगर बेटर क्वालिटी इससे भी अच्छी चाहिए हो तो प्लीज़ 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 एड्स को स्किप मत किया करो, उसी से जो इक्विपमेंट्स चाहिए बैकग्राउंड वॉइसेस ना आए, तो उसके लिए भी हम एड्स will be helpful for us। So thank you so much for watching Heaven's Tutorial. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Heaven's Tutorial। Thank you so much for all the love and support जो अभी तक आप लोगों ने मुझे दिया है। So इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। Thank you।